जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ई गवर्नेंस का पार्ट नंबर 2। और इसके पहले मैराथन वीडियो आई थी जिसमें ई गवर्नेंस के पार्ट नंबर 1 को हमने कवर किया था। फ्रेंड्स, पार्ट नंबर 2 कवर करने से पहले फ्रेंड्स कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जो लाइफ से रिलेटेड होती हैं। फ्रेंड्स, सुबह सुबह एक फ़ोन आया और कई बार फ़ोन आया, उसके बाद सुबह मैंने उठाया, रिसीव किया फ़ोन और उन्होंने कहा कि सर मेरा नाम मत लीजिएगा, प्राइवेसी रखिएगा ज़रूर। और क्योंकि जब अपनी बात पूरी बता चुके तो उन्होंने कहा कि सर मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ अच्छा करने के लिए, और जैसा मैं लाइफ में चाह रहा हूँ वैसा नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली होता क्या है, लाइफ में जो चीज़ हम चाहते हैं अगर वो चीज़ नहीं होती है, सबसे बड़ा दुख उसी टाइम होता है। और बहुत ज़्यादा जब किसी चीज़ से एक्सपेक्टेशन हो जाती है और वो चीज़ लाइफ में ना मिले तो लगता है कि लाइफ मेरे अनुसार नहीं चल रही है। यानी हम जो चीज़ चाहते हैं वो हमको मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलती है तो दुख होना लाज़मी है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अगर वर्तमान में जीना आपने सीख लिया तो जीवन का सारा दुख खत्म हो जाएगा। क्योंकि वर्तमान में जीवन जो लोग जीते हैं उनके लाइफ से मोस्टली, यानी आप मान के चलिए कि 99% जो दुख का अंबार होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए वर्तमान में जीना सीख लो, दुख कभी नहीं खत्म होगा। इच्छाएं हमेशा लगातार बढ़ती रहेंगी और इच्छाओं पर जब आप कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो आप लाइफ में खुश रहना ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। क्योंकि गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था कि अतीत पर ध्यान केंद्रित मत करो, भविष्य का सपना भी मत देखो, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करो, भविष्य ऑटोमेटिक बन जाएगा। एक्चुअली इसके पीछे रीज़न क्या है कि जब आप वर्तमान पर काम करना शुरू करते हैं तो वह भविष्य का ही निर्माण होता है। जैसे आपने जो टारगेट रखा है कि हमें जूनियर असिस्टेंट बनना है, वीपीओ में जाना है कि मेडिकल डिपार्टमेंट में जाना है, जिस भी डिपार्टमेंट का आपने सपना देखा है उस डिपार्टमेंट के लिए आप अच्छे से पढ़ते होंगे। और ऐसा नहीं कि आज आप पढ़ रहे हैं आज ही पेपर है, आज वो आप नींव रख रहे हैं, आज आप पढ़ रहे हैं उसकी नींव तैयार हो रही है। तो आगे चल के यही आपके भविष्य का निर्माण करेगा। तो वर्तमान में आप जो चीज़ करते हैं वही भविष्य में निर्माण करता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा चिंतित होकर मत पढ़ाई करिए। और उन्होंने ये भी बताया कि सर जब भी मैं पढ़ता हूँ मेरा मन एकाग्रचित नहीं हो पाता है, क्योंकि एज भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और इसके वजह से लाइफ में ना तो अभी जो चीज़ अचीवमेंट होना चाहिए, ना तो शादी विवाह और तमाम चीज़ें अभी तक डिपेंडेंट सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाए हैं। अभी तक घर से पैसा लेना पड़ता है, उम्र हो गई 32-33, और इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ, बाहर रह के पढ़ाई करता हूँ। और आज सुबह-सुबह इसीलिए मैंने फ़ोन कर दिया, ठीक है? और काफ़ी ज़्यादा रोने भी लगे इसके वजह से इस वीडियो में मैंने शामिल किया। हमने कहा ठीक है इसकी अलग से भी वीडियो लेकर आएँगे, लेकिन आज जो यहाँ पर वीडियो में मैं शामिल करूँगा, केवल आपकी थोड़ी-सी बात शामिल कर दूँगा, लेकिन आप निश्चिंत होकर अच्छे से पढ़ाई करिए और वर्तमान में सीखिए। क्योंकि वो जब वर्तमान में आप रहना शुरू कर देंगे तो लाइफ़ का मोस्टली दुःख खत्म हो जाएगा। और थोड़ा-सा देखिए स्पिरिचुअल तरीके से रहिए, स्पिरिचुअलिटी में भी थोड़ा-सा विश्वास करिए, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअलिटी के साथ रहते हैं तो लाइफ़ में बहुत से दुःख ऐसे खत्म हो जाते हैं, ठीक है? तो जिसके पास बहुत सारा पैसा भी आ गया है, वो भी आज की डेट में खुश नहीं है, और जिसके पास नहीं है वो भी दुखों से घिरा हुआ है, और जिसके पास पैसा वो भी दुखों के से घिरा हुआ है। और असली शांति उसी को है जिसका मन शांत है। तो अपने मन को शांत करिए, मन को शांत रखिए और वर्तमान में आप शुरू कर दीजिए जीना, आपका दुख मोस्टली ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ई गवर्नेंस का पार्ट नंबर 2, और यह कंप्यूटर की ई बुक से हमने लिया है। तो कंप्यूटर की ई बुक से हमने पार्ट नंबर 1 कवर किया था, आज पार्ट नंबर 2 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, एनआईसी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स। और इसकी स्थापना की बात करें 1976 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। तो इसके आगे से हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए, पहला पॉइंट है कि भारत में सरकारी निकायों को नेटवर्क का आधार और ई गवर्नेंस को समर्थन प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? एनआईसी प्रदान करता है।
भीम ऐप आखिर है क्या? भीम ऐप एक वित्तीय लेन देन हेतु भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा इसको शुरू किया गया था। बात करें भीम का जो पूर्ण रूप होता है, भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। फॉर्मेशन कब हुआ था? 30 दिसंबर 2016 में भीम का फॉर्मेशन हुआ था। यह किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये एनपीसीआई के द्वारा, यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। अगला पॉइंट है, कौन सा मोबाइल भुगतान एप्लीकेशन एनपीसीआई द्वारा यूपीआई पर आधारित है? तो यह भीम ऐप है। और भीम का हमने पूर्ण रूप ऊपर देख लिया है कि भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। यूपीआई की बात करें, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है इसका पूर्ण रूप। और एटीएम कार्ड अगला आता है, एटीएम कार्ड। ठीक है, एटीएम कार्ड से क्या क्या चीज़ें बनती हैं? एटीएम कार्ड में एक, आप जब एटीएम कार्ड बैक में देखेंगे तो एक सीवीवी नंबर होता है, तो इसका पूर्ण रूप पूछ रहा है तो कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू इसका पूर्ण रूप होता है। सीवीवी का अर्थ होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। नेक्स्ट बात करते हैं, माई गवर्नमेंट क्या है आखिर? तो यह भारत सरकार द्वारा एक पोर्टल है जिसका फॉर्मेशन 26 जुलाई 2014 को पीएम मोदी द्वारा किया गया। उद्देश्य क्या है इसका? तो नागरिकों को सरकार के साथ जोड़ना तथा राष्ट्र के विकास में हाथ बांटने के माध्यम से, इसको हाथ बांटने के माध्यम के रूप में कार्य करना है। बात करें उमंग ऐप आखिर होता क्या है? तो उमंग का आपको पूर्ण रूप याद रखना है। उमंग का पूर्ण रूप होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। क्या होता है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। उद्देश्य क्या होता है उमंग का? तो भारत सरकार की सभी ऑनलाइन सर्विसेज को मोबाइल ऐप पर लाना। इसके फॉर्मेशन की बात करें, फॉर्मेशन कब हुआ था? 23 नवंबर 2017 को पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। उमंग ऐप में कुल भाषाएं कितनी हैं? तो टोटल 23 भाषाएं हैं, जिनमें से 13 + 10 क्षेत्रीय हैं। 10 रीजनल लैंग्वेज है, इसको भी याद रखिएगा। एमएचआरडी की कौन सी पहल संस्थानों अथवा विश्वविद्यालयों को ई गवर्नेंस से जोड़ती है? तो यह समर्थ ऐप है। एनएमईआईसीटी का पूर्ण रूप पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका पूर्ण रूप होता है। अगले पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट वन है कि ई गवर्नेंस आखिर होता क्या है? अगर एक शब्दों में समझें तो सूचनाओं का आदान प्रदान तथा सेवाओं का आदान प्रदान, साथ ही साथ नागरिकों के साथ लेन देन करने का एक मंच है। ई गवर्नेंस वह तकनीक है जिससे सुधार होता है। किसमें सुधार होता है? अकाउंटेबिलिटी में सुधार होता है, ट्रांसपेरेंसी में सुधार होता है और सरकारी प्रक्रिया की क्षमता में वृद्धि होती है। बात करते हैं आईआरसीटीसी यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इसका पूर्ण रूप है। फॉर्मेशन कब हुआ था? 27 सितंबर 1999 में आईआरसीटीसी का फॉर्मेशन हुआ था। वहीं पर ई टिकटिंग सिस्टम कब शुरू किया गया? तो 12 अगस्त 2005 को ई टिकटिंग सर्विस शुरू की गई थी। और आईआरसीटीसी द्वारा इंटरनेट टिकटिंग कब शुरू किया गया? तो यह 3 अगस्त 2002 को। तो इस डेट में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ई टिकटिंग की बात करें तो 12 अगस्त 2005 और इंटरनेट टिकटिंग की बात करें तो 3 अगस्त 2002 को शुरू किया गया था। उमंग ऐप से किस तरह का लाभ उठा सकते हैं? तो भैया फिलिंग इनकम टैक्स आईटीआर आप भर सकते हैं, मेकिंग आधार, पीएफ, बुकिंग गैस सिलेंडर, ये सब चीज़ें आप उमंग ऐप से कर सकते हैं। चलिए, उमंग ऐप का क्या उद्देश्य है? तो उमंग ऐप का उद्देश्य है फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस। याद रखिएगा, ऑप्शन में आपको इसी प्रकार मिलेगा, फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस उमंग ऐप का मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट है, किस प्रकार का ई गवर्नेंस कंपनी के बीच में काम करता है? तो यह B2B के रूप में काम करता है, यानी बिजनेस टू बिजनेस के रूप में काम करता है। नेक्स्ट है टीसीएस का पूर्ण रूप क्या है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस इसका पूर्ण रूप है। अच्छे से याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है सारथी ऐप। आखिर सारथी ऐप का संबंध किससे है? और कई तरीके से यहाँ से प्रश्न बने हैं। सबसे पहला पॉइंट बनता है कि सारथी ऐप का संबंध किससे है? तो यह रेल से है।
सारथी का पूर्ण रूप क्या होता है? सीनियराइज्ड एडवांस्ड एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन होता है। क्या होता है? सीनियराइज्ड एडवांस्ड एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन इसका पूर्ण रूप होता है। अगर फॉर्मेशन की बात करें, फॉर्मेशन इसका कब हुआ था? 14 जुलाई 2017 को सारथी ऐप का फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं डिजीलॉकर। डिजीलॉकर में आखिर स्टोरेज की कैपेसिटी कितनी होती है? तो यह 1 GB इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। iOS का पूर्ण रूप क्या होता है? आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट बात करें UTS आखिर क्या है? तो अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम UTS का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए सुविधाजनक स्थान जहां इन्फॉर्मेशन जल्दी से निकाला जा सके उसे हम कहते हैं एड्रेस बुक या एड्रेस मेल कहते हैं। बात करते हैं C2C आखिर है क्या? जब कोई कंज्यूमर अपने वस्तु या सामान को किसी अन्य उपभोक्ता को इंटरनेट पर बेचता है तो इस लेन देन को क्या कहा जाता है? C2C कहा जाता है, यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर कहते हैं। जैसे लैपटॉप, मोबाइल, जो पुरानी चीज़ें होती हैं उसको OLX पर बेच देना, ये सब क्या होता है? C2C होता है। इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं जैसे OLX हो गया, और OLX का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑनलाइन एक्सचेंज होता है। आप ऑनलाइन के माध्यम से एक्सचेंज कर लेते हैं किसी भी सामान को, चाहे आप वॉशिंग मशीन हो, मोबाइल हो, फ्रिज हो, जिस भी चीज़ को आप एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आप इजीली OLX पर जो है ऐड करके आप एक्सचेंज कर सकते हैं। बात करें C2C कार्य करने के लिए WWW तथा इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज स्टैंडर्ड आधारभूत संरचना की आवश्यकता होती है। यानी C2C तरीके से अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डेटा WWW इंटरचेंज स्टैंडर्ड आधारभूत संरचनाएं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी। तो भैया ईमेल द्वारा किसी संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित करने के लिए इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी उपयोग की जाती है। जैसे आप देखते होंगे जब किसी को आप व्हाट्सएप करते हैं तो इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है इसको बोला जाता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन बोला जाता है। यानी आप अगर एंड टू एंड इनक्रिप्शन अगर लागू कर देते हैं, उसको इनेबल्ड कर देते हैं, ठीक है, तो होगा क्या कि मान के चलिए ए नामक व्यक्ति है या बी नामक है, इनके बीच जो वार्तालाप होगा, बीच में कोई मीडिएटर जो है ये इसको हैक नहीं कर पाएगा। तो अलग अलग एनक्रिप्शन होते हैं अलग अलग ऐप के लिए। तो अगर पूछे एग्जाम में आपसे कि व्हाट्सएप में किस इनक्रिप्शन का सिक्योरिटी की देखिए व्हाट्सएप में सिक्योरिटी के लिए किस इनक्रिप्शन का प्रयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है एंड टू एंड इनक्रिप्शन का प्रयोग किया जाता है। तो जब आप जनरली मैसेज करते हैं तो नीचे लिख कर आ जाता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन मैसेज, ठीक है, तो बहुत सिक्योरिटी प्रदान करता है। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहा है ईमेल के साथ हम अधिकतम कितनी MB की फाइल अटैच कर सकते हैं? तो देखिए ईमेल के साथ अधिकतम हम 25 MB की फाइल अटैचमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ईमेल भेजने के लिए आवश्यक है ईमेल ID की आवश्यकता होती है, इंटरनेट ईमेल प्रोग्राम की आवश्यकता होती है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर आउटलुक, जोहो मेल, iCloud, जीमेल, याहू, लाइकोस, ये सभी क्या हैं? ये सभी ESP हैं, यानी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं। क्या है? ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, ईमेल करने के ये सब सर्विसेज प्रोवाइडर हैं। ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो भैया POP3 का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब आप किसी को मेल सेंड करते हैं उस समय किसका प्रयोग करते हैं? SMTP का प्रयोग करते हैं। SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। और POP3 का पूर्ण रूप क्या था? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 होता है। नेक्स्ट बात करते हैं NEGP, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान होता है। NEGP का सबसे सफल प्रोजेक्ट क्या है? तो PSP है, यानी पासपोर्ट सर्विस प्रोजेक्ट है। IRCTC ने किस कंपनी के साथ मिलकर इंटरनेट टिकट सिस्टम की शुरुआत की है? तो यह क्रिस के साथ की है। बात करें क्रिस का पूर्ण रूप क्या होता है? सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। नेक्स्ट है पासपोर्ट सर्विस की वेबसाइट का नाम क्या है? तो पासपोर्ट सर्विस की वेबसाइट का नाम है www.passportindia.government.in है। अगला क्वेश्चन है ORS यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम।
इसका पूर्ण होता है। नेक्स्ट है उमंग ऐप किसके साथ इंटीग्रेटेड है, तो आधार प्लस डिजिलॉकर के साथ इंटीग्रेटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ई कॉमर्स में कितने अवयवों की आवश्यकता होती है, तो टोटल 7 अवयवों की आवश्यकता होती है। चलिए यूआरएन का पूर्ण रूप क्या होता है, तो यूआरएन का पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम होता है। वहीं पर यूआरएल कई बार पूछा गया है, तो इसका पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। अगला पॉइंट है HTTPS यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। नेक्स्ट है डिजिटल पेमेंट से विस्तृत लेन देन के लिए किस मोड का प्रयोग किया जाता है, आरटीजीएस का उपयोग किया जाता है। अगर इसके पूर्ण रूप की बात करें, इसका पूर्ण रूप होता है रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट होता है। हाइपर टेक्स्ट का आविष्कार किसने किया था, तो हाइपर टेक्स्ट का आविष्कार टेड नेल्सन के द्वारा किया गया था। याद रखिए किसके द्वारा, टेड नेल्सन के द्वारा हाइपर टेक्स्ट का आविष्कार किया गया था। जीपीआरएस की बात करें, जीपीआरएस का पूर्ण रूप होता है ग्लोबल पैकेट रेडियो सर्विस होता है। यानी आपको याद रखना है जीपीआरएस का अगर पूर्ण पूछे तो ग्लोबल पैकेट रेडियो सर्विस होता है। ई कॉमर्स, ईमेल, ई बैंकिंग, एम कॉमर्स, ये सब क्या है, ई कॉमर्स की सेवाएं हैं। ई सेवाएं किस प्रकार की सेवाएं हैं, ई सेवाएं यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज हैं। केवाईसी का पूर्ण रूप होता है नो योर कस्टमर होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है फेसबुक में शामिल होने की न्यूनतम आयु कितनी है, 13 वर्ष है। ट्विटर की स्थापना कब हुई थी, तो 21 मार्च 2006 को ट्विटर की स्थापना हुई थी। अगला पॉइंट है एटीएम का पूर्ण होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। नेक्स्ट है एटीएम की पहली पीढ़ी का प्रयोग कब किया गया, तो यह 1967 में किया गया। चलिए यहाँ पर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, तो मांग पर शासन करना एवं सेवाएं उपलब्ध कराना डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। उसी के साथ साथ नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना, प्रत्येक नागरिक को डिजिटल की सुविधा उपलब्ध कराना इसके प्रमुख क्षेत्र होते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, यही बार बार आपसे पूछी जाती हैं। तो इसको याद रखिएगा, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, मांग पर शासन एवं सेवाएं उपलब्ध कराना, नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना, प्रत्येक नागरिक को डिजिटल की सुविधा उपलब्ध कराना, ये इसके क्षेत्र होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का जो ई गवर्नेंस वाला टॉपिक था पूरी तरह से समाप्त हो गया। और देखिए आगे कुछ दिनों में, ठीक है, नेक्स्ट मंथ से ये जो हमारी कंप्यूटर की ई बुक है इसको बिल्कुल टॉपिक वाइज सॉल्व कराएंगे। ठीक है, बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे और जितने भी टॉपिक हैं इसका हम अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे, बिल्कुल टॉपिक वाइज सॉल्व कराते चलेंगे। ठीक है, तो आपको नोट्स ना बनाना रहे इसके लिए आप यहाँ पर इस ई बुक को परचेज करके इसको क्लास देखिए और अच्छे से इसको पढ़ते रहिए, आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक इस ई बुक को नहीं परचेज किया है तो आज ही इस ई बुक को परचेज करिए। और इस परचेज करने का तरीका क्या है, जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 9793661506, इस पर आपको कंप्यूटर की ई बुक लेने के लिए 100 रुपये पेमेंट करने हैं। पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर या व्हाट्सएप नंबर इसी पर सेंड करना होगा। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे थोड़ी देर बाद आपको इसका ई बुक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अगर आप यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर लेना चाहते हैं तो बिल्कुल कंप्लीट ई बुक है और जो यूपी SSC का लेटेस्ट पैटर्न है इसी पैटर्न पर आधारित है। और इसकी प्राइस की बात करें 125 रुपये इसकी प्राइस है। टोटल 3 ई बुक है और तीनों ई बुक लेने के लिए आपको 225 रुपये पेमेंट करने हैं। 225 रुपये पेमेंट इसी नंबर पर करना है। अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट पेमेंट करके ज़रूर सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट करने के थोड़ी देर बाद आपको आपके व्हाट्सएप पर थोड़ी देर बाद ई बुक प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रही आज की वीडियो। और बाकी मैंने जो बात बताई यहाँ पर, और जो मेरे एक फ्रेंड्स कह सकते हैं जो फ़ोन किए थे मॉर्निंग में एकदम और काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे अपने लाइफ को लेकर, तो फ्रेंड्स आप जिस भी परिस्थिति में हैं आप उस परिस्थिति को एक्सेप्ट करिए। और जीवन देखिए जीना एक अलग चीज़ है और जीवन में समस्याएं आती रहेंगी, जीवन में कभी दुख नहीं ख़त्म होने वाला है, इसलिए आपको वर्तमान में जीना है। ठीक है, आप वर्तमान में जीना सीख लीजिए, आप सबसे खुशनसीब इंसान होंगे। आखिर चिंताओं का मेन कारण होता क्या है ना, कि जो चीज़ें हमारे पास नहीं होती हैं हम उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं और जो चीज़ें हमारे पास हैं उसके बारे में 1% भी नहीं सोचते हैं। तो ईश्वर का थैंक्स करिए, ईश्वर का धन्यवाद करिए, जो चीज़ें हैं आप उसका धन्यवाद ज़रूर करिए। ठीक है, जो चीज़ें आपके पास हैं हो सकता है
किसी किसी को ये चीज़ें भी नसीब ना हो। आपको पढ़ने का मौका मिला है, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि जिस एज में आप हैं और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, और उस एज के ऐसे लोग हैं जिनको खाने की 2 वक्त की रोटी नहीं है। लेकिन आपको सब कुछ सुविधाएं अगर मिल रही हैं तो आप उसको ईश्वर का धन्यवाद करिए और लाइफ में वर्तमान में जीना सीख लीजिए। सबसे मूल मंत्र यही है, ठीक है? जीवन का सारा दुख खत्म हो जाएगा। बाकी ज़िंदगी में कष्ट कभी नहीं खत्म होने वाला है। आप आज नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद भी ये सोच रहे हैं कि दुख खत्म हो जाएगा, दुख नहीं खत्म होने वाला है, ठीक है? तमाम समस्याएं रहेंगी हमेशा। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो। बाकी अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।